चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। पॉलिटी में आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी भारतीय संविधान का इतिहास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भारतीय संविधान का इतिहास पढ़ा जाएगा। भारतीय संविधान के इतिहास के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेते हैं। थोड़ा पीछे चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि भारत पे जो शासन किया था अंग्रेजों ने, यानी जो भारत को गुलाम बनाया गया था, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो उसमें एक थी EIC, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। पहले तो इसने शासन किया। ये जो कंपनी शासन कर रही थी, ये कहां से कहां तक कर रही थी? ये कंपनी जो शासन की थी वो था 1773 से लेकर के 1858 तक। पहला शासन किसने किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने, यानी ब्रिटेन की एक कंपनी थी जिसे ईस्ट इंडिया के नाम से जानते हैं। ये शासन कब करती है? 1773 से लेकर 1858 तक। अब 1773 से लेकर 1858 की बात जब हम करते हैं तो क्या देखते हैं कि 1858 तक तो ये शासन करती है, लेकिन 1858 से, यानी 1858 से 1947 तक कौन शासन करता है? क्राउन का शासन, जिसे ताज का शासन कहा जाता है। किस चीज का शासन? ताज का शासन। ताज का शासन ये लोग शासन करते हैं। कहने का मतलब ये है कि पहले कौन करता है? पहले जो शासन करती है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक व्यापार के रूप में आती है और भारत में अपना सत्ता जमा लेती है। कब से? 1773 से 1858 तक। और फिर ताज का शासन स्टार्ट होता है, क्राउन का शासन स्टार्ट होता है। कब से? 1858 से 1947 तक। अब बात हम ये करते हैं कि 1947, अभी हम पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात करेंगे। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात करते हैं तो इसमें सबसे पहली बात आती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई कैसे। ठीक है, तो ईस्ट, जैसे आपको पता है कि बहुत सारी कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए आ रही थी, उसमें एक कंपनी आई ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी कंपनी आई? ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी कब आती है? 1600 ईस्वी में। कब आती है? 1600 ईस्वी में लास्ट दिन, यानी 31 दिसंबर 1600 को ये कंपनी भारत में क्या करने आती है? व्यापार करने आती है। क्या करने आती है? तो व्यापार करने आती है। अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे बहुत सारी कंपनी आ रही थी, उसमें एक और कंपनी आती है ब्रिटेन की, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। ये इंडिया में कब आती है? 1600 ईस्वी में। क्या करने? व्यापार करने। कैसे आती है? तो इसको जो चार्टर प्राप्त होता है ना, वो एलिजाबेथ प्रथम देती है। कहा जाता है कि एलिजाबेथ प्रथम जो थी ना, इनके चार्टर द्वारा इनको व्यापार करने। अब क्या? एलिजाबेथ प्रथम थी कौन? ये ब्रिटेन की महारानी थी। ये कौन थी? ब्रिटेन की महारानी थी। अब देखिए, एलिजाबेथ जो थी ना, इनकी जो हम बात कर रहे हैं, ये जो थी उस समय ब्रिटेन की महारानी थी। अब ब्रिटेन की महारानी थी तो इन्होंने एक चार्टर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। चार्टर का मतलब होता है अधिकार पत्र। क्या होता है? अधिकार पत्र। हम बात करते हैं कि इन्होंने कहा कि ऐसा है, ईस्ट इंडिया कंपनी को हम एक अधिकार पत्र दे रहे हैं, वो जाके भारत में व्यापार कर सकती है। किसने दिया? एलिजाबेथ प्रथम ने। ये कौन थी उस समय? ब्रिटेन की महारानी थी। ये ब्रिटेन की महारानी थी, इसने एक अधिकार पत्र दिया कि ऐसा है, अब आप लोग जाके भारत में व्यापार कर सकते हैं। अब जब इनको अधिकार पत्र मिल गया, जब इनको चार्टर मिल गया कि अब हम जाके भारत में व्यापार कर सकते हैं, तो ये 31 दिसंबर 1600 को व्यापार करने भारत में आते हैं। फर्स्ट डे इनका था, यानी 1600 ईस्वी के लास्ट दिन ये लोग भारत में व्यापार करने आते हैं। अब ये क्या करते हैं? देखिए, 1600 से, कब से? 1600 ईस्वी से लेकर के 1764 ईस्वी तक ये केवल व्यापार करती है। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये कब आती है? 1600 ईस्वी में आती है। और ये कब तक व्यापार करती है? 1764 तक केवल और केवल व्यापार करती है।
यानी व्यापार के अलावा ये दूसरा कोई काम नहीं करती है। कहने का मतलब कि लगभग 164 साल तक ये केवल व्यापार करती है, यानी 1600 ईस्वी में आती है, 1764 तक ये केवल व्यापार करती है। और आपको पता है कि 1764 में बक्सर की लड़ाई हो जाती है। क्या हो जाता है? बक्सर की लड़ाई हो जाती है। और जब बक्सर की लड़ाई हो जाती है तो उसके पश्चात, यानी बक्सर की लड़ाई के पश्चात 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को, EIC जिसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार मिल जाता है। क्या मिल जाता है? दीवानी अधिकार। इसके कहने का मतलब है कि 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिल जाता है? बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार मिल जाता है। ठीक है, 1765 में जब इनको दीवानी अधिकार मिल जाता है तब अब ये अपना नया कानून लगाएंगे। दीवानी अधिकार क्या होता है? दीवानी अधिकार की बात करें तो दीवानी अधिकार का मतलब हो गया राजस्व वसूलना। अब ये जो राजस्व वसूला जाएगा ना, ये जो राजस्व वसूला जाएगा, ये कौन वसूलेगा? राजस्व की बात करें तो ये राजस्व कौन वसूलेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी वसूलेगी। यहाँ जो कानून बनाया जाएगा, ये 3 स्टेट पे इनका कब्जा है, यहाँ जो नियम और कानून बनाए जाएंगे ये कौन बनाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी बनाएगी। अब ये तीनों स्टेट पे कौन शासन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। व्यापार तो कर ही रही है, अब ये भी काम वही करेगी। यानी कहने का मतलब ये जो व्यापार कर रही है, व्यापार को नहीं छोड़ेगी, व्यापार तो करती रहेगी, लेकिन साथ में वहां का दीवानी अधिकार भी संभालेगी, वहां से राजस्व भी वही वसूलेगी और कानून भी वही संभालेगी। यानी वहां जो भी नियम कानून बनेगा वो अब कौन बनाएगी? ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसमें सबसे पहला जो कानून आता है वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। सबसे पहला कानून जो आता है वो क्या है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट। अब इसके बारे में बात करते हैं। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है, इसके बारे में बात करें तो जो सबसे पहला कानून, यानी अगर पूछ सकता है ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया सबसे पहला कदम कौन सा था, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया सबसे पहला कदम जो था वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है और इसमें क्या क्या प्रावधान होते हैं। तो रेगुलेटिंग यानी किसी को रेगुलेट करने की बात हो रही है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को ही रेगुलेट करने की बात हो रही है। तो इसमें सबसे पहला जो काम आता है वो ये होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो EIC है, जिसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं, इसको क्या किया जाता है? इसको ये कहा जाता है कि अब इसके जो कार्य होंगे ना, इसके कार्यों को नियमित और नियंत्रित कर दिया गया। नियमित और नियंत्रित, यानी अब इस कंपनी के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाएंगे। पहले क्या था? पहले इस पे कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं था। रूल्स और रेगुलेशन का मतलब ये नहीं था कि जैसे कहने का मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी होता था वो मान लीजिए अगर 8 घंटे की ड्यूटी कर रहा है तो 8 घंटा तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करता था, लेकिन 8 घंटे के बाद वो अपना पर्सनल व्यापार में तो ज्यादा अपने पर्सनल व्यापार में दिलचस्पी दिखाता था, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कम दिलचस्पी दिखाता था। तो ये जो पहला नियम है ये यही करता है कि नहीं इसके लिए कुछ रूल्स बनाए जाए, कुछ नियम बनाए जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कार्यभार होंगे उसको कैसे संभाला जाएगा। सेकेंड पॉइंट में कहा गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी होगी इसको पहली बार क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। क्या होगा? प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों की मान्यता मिली। प्रशासनिक और राजनीतिक, प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता मिली।
इसके कहने का मतलब ये है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों की मान्यता कब मिलती है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पहली बार ये प्रावधान बनता है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी प्रशासन का भी कार्य संभालेगी और राजनीतिक कार्य को भी संभालेगी, यानी ये जिम्मेदारी भी इनको दे दी गई। तीसरा पॉइंट ये कहा जा सकता है भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। कैसे? केंद्रीय प्रशासन की नींव कैसे केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई? जैसे देखें तो ब्रिटेन में बैठे लोग कानून बना रहे थे और इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी को संभाल रहे थे। तो इसको देखते हुए सोचा गया कि जब वहां से बैठे लोग यहाँ पे संभाल सकते हैं तो क्या हम भारत में किसी एक जगह बैठ के पूरे भारत को नहीं संभाल सकते? यानी दिल्ली में बैठ के पूरे देश को नहीं संभाला जा सकता। इस तरह से कहा गया कि भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। नींव रखी गई का मतलब इसको देख के ही बनाया गया कि भारत में एक जगह बैठ के भी पूरे भारत को चलाया जा सकता है। अगला प्रावधान किया गया, चौथे प्रावधान की बात करें तो इसमें यह कर दिया गया कि जो बंगाल का गवर्नर था, कहां का? बंगाल का गवर्नर था। बंगाल का जो गवर्नर था इसका नाम बदल के गवर्नर जनरल कर दिया गया। गवर्नर जनरल कर दिया गया। अब इसमें क्या बताओगे? जो बंगाल का गवर्नर है ना इसका नाम बदल दिया गया। इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया और इसकी सहायता के लिए 4 लोगों की एक टीम दे दी गई कि आप इनकी सहायता से कार्यभार को संभालेंगे। यानी बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया और इसको एक टीम दे दी गई कि आप अपने सहायता के लिए 4 लोगों की एक टीम ले लीजिए और कार्यभार को संभालिए। ये बंगाल के गवर्नर जनरल के लिए किया गया। अगला इसके तहत यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही इसके तहत ही क्या हुआ? 1774 ईस्वी में 1774 ईस्वी में कलकत्ता में, कहा? कलकत्ता में क्या किया गया? उच्चतम न्यायालय की स्थापना कर दी गई। किसकी स्थापना हुई? उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। जैसे अगर ये पूछे कि ये बताइए कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? अगर इसकी बात करता है, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की बात करता है तो कब हुई थी? 1774 ईस्वी में। लेकिन किस एक्ट के तहत हुआ था? अगर एक्ट पूछता है किस एक्ट के तहत हुआ था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था। इसके कहने का मतलब यह है कि 1773 में ये बिल पास हुआ कि ऐसा कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय बनाया जाए। लेकिन ये बना कब? 1774 ईस्वी में। जैसे आपको पता है कि संसद में कोई बिल पास होता है तो क्या तुरंत लागू हो जाता है? उसको लागू होने में कुछ समय लगता है। इसी तरह से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कहा गया था कि कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय बनाया जाए। लेकिन ये बनके कब तैयार हुआ? कब बनाया गया इसको? 1774 में ये बनके तैयार हुआ था। अब इसमें क्या हुआ? इसको अगले पॉइंट में कहा गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी होगा, जो भी EIC का कर्मचारी होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी होगा, ठीक है, इसको जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी होगा इसको कहा गया कि ये भारतीय लोगों से ना तो उपहार लेगा और ना ही रिश्वत लेगा। इसमें 2 चीजों का प्रतिबंध लगाया गया। आप भारतीय लोगों से उपहार नहीं ले सकते और रिश्वत भी नहीं ले सकते। ये 2 चीजों पे बैन लगा दिया गया। जैसे क्या हुआ कि मान लीजिए अगर केवल रिश्वत पे लगा, उस ब्रिटिश सरकार को कहीं ना कहीं पता चल गया था कि अगर हम केवल रिश्वत पे लगाते हैं कि आप रिश्वत नहीं ले सकते हैं, ये उपहार के नाम पे ही रिश्वत को लेने लगेंगे। तो जब उपहार के नाम पे रिश्वत लेंगे, जब पकड़े जाएंगे तो कहेंगे कि हम तो उपहार ले रहे थे। इसलिए उन्होंने दोनों बंद कर दिया कि आप भारतीय लोगों से ना तो कोई उपहार लेंगे और ना ही रिश्वत लेंगे। दोनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है। और लास्ट किया गया इस कंपनी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन कर दिया गया। किस चीज का? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अगला पॉइंट में किया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन कर दिया गया।
ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या था? कंपनी के कार्य को देखभाल करना, यानी ये एक ऐसा टीम बनाया गया, इसका काम ये था कि जो रूल्स और रेगुलेशन आ रहे हैं या कंपनी जिस तरह से काम कर रही है, इसका सारा खबर ब्रिटेन तक पहुंचाने का काम कौन करता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। जैसे मान लीजिए ब्रिटेन से रूल्स बना के भेज दिए गए, यहाँ लोग इसका पालन ही नहीं कर रहे, तो इसके लिए देखने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की टीम बनाई गई। इसका काम क्या था? इसको संचालन करना, ईस्ट इंडिया कंपनी को संचालित करना, ठीक है। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम था और इस तरह से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट खत्म हो जाता है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में इतने ही प्रावधान किए गए थे, यही प्रावधान थे, ठीक है। आप देख सकते हैं किस तरह से 1600 में आती है, 1764 तक व्यापार करती है, 1764 में बक्सर की लड़ाई हो जाती है। उसके बाद 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार मिल जाता है। दीवानी अधिकार क्या होता है? राजस्व वसूलना और कानून बनाना। जो सबसे पहला कानून आता है वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो अगर पूछ ले कि ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया सबसे पहला कदम कौन सा था, तो वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी, इसमें सबसे पहला कहा गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी होगी, इसके कार्यों को नियमित और नियंत्रित किया जाएगा, यानी इसके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसमें यह कहा गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी प्रशासन भी संभाल सकती है और राजनीति भी कर सकती है। दूसरा, भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, यानी भारत में जो केंद्रीय प्रशासन की नींव, आज भी तो केंद्रीय प्रशासन है, इसकी नींव कहां से रखी गई थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत देख सकते हैं। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, इसके लिए इसको 4 लोगों की एक टीम दे दी गई। इसके तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, यानी पूछे किस एक्ट के तहत? कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय बनाया गया था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कब बनाया गया था? तो 1774 ईस्वी में, ठीक है। EIC के कर्मचारियों को क्या कर दिया गया? भारतीय लोगों से, किससे? भारतीय लोगों से ना उपहार ले सकता है ना रिश्वत ले सकता है, दोनों पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगली जो उसको देख रेख, ईस्ट इंडिया कंपनी के देख रेख के लिए जो टीम बनाई गई थी, इसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से जानते हैं। अगला अधिनियम आता है 1781 का संशोधन। 1781 का संशोधन। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। क्या है 1781 का संशोधन? 1781 का संशोधन अधिनियम के 3 नाम क्या क्या देखते हैं। पहला है 1781 का संशोधन। यानी कहने का मतलब जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें कुछ खामियां रह गई थी, उसको दूर करने के लिए 1781 का संशोधन अधिनियम आया। क्या खामियां रह गई होंगी आपके लिए? नहीं, कुछ दिक्कतें ब्रिटिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ दिक्कतें होने लगी थी, इसीलिए 1781 का संशोधन अधिनियम आया। आपके लिए नहीं आया था। कि किस लिए आया था? क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको व्यापार करने में दिक्कत हो रही थी, उसने शिकायत की, इसलिए 1781 का संशोधन अधिनियम आया, जिसे बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस और नाम से जाना जाता है? इसके 3 नाम हैं। एक तो संशोधन अधिनियम, 1781 का संशोधन अधिनियम। दूसरा जो है वो है बंदोबस्त कानून। दूसरा किस नाम से जानते हैं? बंदोबस्त कानून के नाम से जानते हैं। और तीसरा इसे अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 के नाम से भी जानते हैं। यानी इसके 3 नाम हैं। पहला है 1781 का संशोधन अधिनियम, दूसरा इसे बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है, और तीसरा इसे अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि जो गवर्नर जनरल होगा, फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया? कि जो गवर्नर जनरल होगा, जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल, गवर्नर जनरल इन काउंसिल तथा या और ईस्ट इंडिया कंपनी EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों,
ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी हैं। इसमें क्या कहा गया कि फर्स्ट पॉइंट में कहा गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल होगा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी होगा, इनको सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर रखा जाएगा। यानी इनकी शिकायत आप जाके जो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय बनाया गया था वहां अपील नहीं कर सकते। इनके लिए आप जो है उच्चतम न्यायालय में नहीं जा सकते। जैसे ये मान लीजिए कोई डिसीजन ले रहे हैं, ये क्यों कहा गया? क्योंकि देखिए जब ये कोलकाता में उच्चतम न्यायालय बना दिया गया 1774 में, तो ये लोग कुछ भी गलत करते थे तो लोग इनके खिलाफ केस लेके कहां पहुंच जाते थे? उच्चतम न्यायालय में। तो इनको शासन करने में दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए इन लोगों ने लेके कौन सा आया? 1781 का संशोधन अधिनियम। अब 1781 का जो संशोधन अधिनियम आया, इसमें यह कह दिया गया कि जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल होगा और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी होंगे, वो अपने पद के ऊपर अगर कोई फैसला लेते हैं तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय कुछ नहीं कर सकता। यानी इसको सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर कर दिया गया। अगर आप अब इनके खिलाफ अगर आप कोर्ट में जाते भी हैं तो कोई आपकी सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि वो तो ये कह के बच जाएगी, कोर्ट तो ये कह के निकल जाएगी कि भाई वो तो मेरे अंडर आता ही नहीं है, तो उसके बारे में मैं क्या डिसीजन दे सकता हूँ। ठीक है, जो चीज आपके अंडर ना हो उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वही चीज है। तो वो ये कह रहा था कि मतलब अब गवर्नर जनरल और उसकी जो टीम होगी वो अगर कोई निर्णय लेती है, या ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई कर्मचारी है वो कंपनी के लिए कोई काम कर रहा है, अगर आपको उससे दिक्कत हो रही है तो आप उसके लिए कहाँ नहीं जा सकते? हर उच्चतम न्यायालय में नहीं जा सकते, यानी कोर्ट आप नहीं जा सकते हैं। दूसरे में क्या कह दिया? दूसरे पॉइंट में कह दिया कि राजस्व संबंधित मामले, यानी राजस्व संबंधित मामले या राजस्व वसूली, राजस्व संबंधित मामले और राजस्व वसूली। इसने क्या कह दिया कि अब देखिए कितना बदलाव कर दिया गया। इसने कहा कि ऐसा है, ये जो संशोधन अधिनियम है, इसने कहा कि ऐसा है कि जो राजस्व संबंधित मामले होंगे, अगर कोई राजस्व वसूल रहा है तो इसके लिए कोई कोर्ट नहीं जा सकता है। कोर्ट में जाएगा तो कह देगा कि ये मेरे कार्य क्षेत्र से बाहर है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आपको राजस्व देना ही पड़ेगा। जितना राजस्व कंपनी मांग रही है उतना राजस्व आपको चुकाना ही होगा। यानी कहने का मतलब कि जैसे टैक्स लगाती है सरकार, वैसे ये टैक्स लगाती थी कि इतना राजस्व आप लोग हमको दीजिए, तो आप कहां चले जाते थे? कोर्ट चले जाते थे। तो इसमें संशोधन करके ये कर दिया गया कि नहीं, ऐसा है कि अब जो राजस्व वसूला जाएगा या राजस्व संबंधित कोई भी मामला होगा, इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकते, यानी सर्वोच्च न्यायालय में आप जाके इसकी अपील नहीं कर सकते कि ये लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं, मुझसे ज्यादा राजस्व वसूल रहे हैं। इसीलिए इस प्रावधान को लाया गया था। तीसरे पॉइंट की बात करें तो कहा गया कि जो कलकत्ता के निवासी होंगे, कहां के? कलकत्ता के सभी निवासी, कहा गया कि कलकत्ता के जो सभी निवासी होंगे इनको कहां कर दिया गया? सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कर दिया गया। यानी जो सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया था 1773 में, उसके अधीन कर दिया गया कि अब कलकत्ता के सभी निवासी जो होंगे उनका जो भी मैटर होगा वो लेके कहां जाएंगे? कलकत्ता के जो उच्चतम न्यायालय बनाया गया उसमें जाएंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो ये कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत कर दिया गया कि अब कलकत्ता के सभी निवासी सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं डायरेक्ट। ये प्रावधान बनाया गया। चौथा प्रावधान इसमें क्या बना दिया गया? चौथे प्रावधान में कह दिया गया कि जो प्रांतीय न्यायालय होगा, इसने कहा कि जो प्रांतीय न्यायालय होगा इसकी जो अपील आप करते हैं, इसकी अपील जो होगी ना, आप उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जा सकते। यानी इसके कहने का मतलब प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहां दायर होगी। ये जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल है ना, इसके यहां आप जाएंगे, इसकी अपील करने कहां जाएंगे आप? इसकी अपील करने आप जाएंगे गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहां, गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहां। देखिए कितना फेरबदल किया गया, गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहां। ये क्या कह रहा है
कि एक काम कीजिए, अगर आपको प्रांतीय न्यायालय में न्याय नहीं मिल पाता है, आप इसकी अपील आगे करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको नहीं न्याय मिलता तो आप आगे बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं? आप आगे बढ़ते ही हैं। तो वैसे कहा गया कि अगर प्रांतीय न्यायालय में आपको फैसला नहीं मिलता है, आप न्याय से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो इसकी अपील करने के लिए आप सर्वोच्च न्यायालय नहीं जाएंगे, यानी कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जाएंगे। आप कहां जाएंगे? गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ जाएंगे और यहाँ अपना मामला दर्ज कराएंगे और यही टीम आपको डिसीजन देगी। यानी आप इसका प्रांतीय न्यायालयों की अपील सर्वोच्च न्यायालय में नहीं कर सकते। सीधे सीधे इसने कह दिया था कि जो प्रांतीय न्यायालय है इसकी अपील आप गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ ही करेंगे, आप इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकते। चलिए, अब इस तरह से ये खत्म होता है। अगला आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। क्या आता है? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। देखिए, अब बात करते हैं हम 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की। इसमें क्या किया गया, इसमें क्या क्या प्रावधान लाए गए, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो काम किया गया था ना, वो ये किया गया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, EIC जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसके कार्यों को दो रूपों में बांट दिया गया। इसके कार्यों को कितने पार्ट में बांट दिया गया? दो पार्ट में बांट दिया गया। एक था वाणिज्यिक और दूसरा था राजनीतिक और वाणिज्यिक। दो पार्ट में बांट दिया गया, वाणिज्यिक और वाणिज्यिक है ना, वाणिज्यिक और राजनीतिक। वाणिज्यिक का मतलब क्या है? ये व्यापारिक काम है। क्या है? व्यापार, यानी व्यापारिक काम को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया और राजनीतिक कार्य को अलग कर दिया गया। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है कि दोनों को अलग अलग कर दे रहा है। कह रहा है कि ऐसा है, अब दो टीम बनाई जाएगी। कह रहा है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का ही दो टीम बनाया जाएगा, इसको लोगों को बांट दिया जाएगा। एक का काम होगा व्यापार संभालना और दूसरे का काम होगा राजनीति को संभालना। इसने कहा कि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी हैं, इसमें दो टीम बनाई जाए। एक टीम का काम होगा वाणिज्यिक यानी व्यापार को संभालना और दूसरे टीम का काम होगा राजनीति को संभालना, क्योंकि अब ये पूरी तरह से इस भारत के ऊपर सत्ता जमाना चाहते थे। और इसने कहा कि जो राजनीतिक मामला है इसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कर दिया जाए। क्या कहा? कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कर दिया जाए। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ। जैसे पूछ सकता है कि ये बताइए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन क्यों हुआ था? तो राजनीतिक मामलों को संभालने के लिए, यानी एक टीम बनाई गई थी जिसको कहा गया था आप राजनीतिक मामला संभालेंगे और इस टीम का नाम दे दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की एक टीम थी जो राजनीतिक मामलों को संभालेगी। क्लियर? यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन क्यों किया गया था? तो राजनीतिक मामलों को संभालने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। अगले पॉइंट की बात करें, दूसरे पॉइंट की बात करें, तो दूसरे पॉइंट में अगर हम ये देखते हैं तो दूसरे पॉइंट में हम ये कह सकते हैं द्वैध शासन का शुभ आरंभ हुआ। द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। क्लियर? द्वैध शासन का शुभ आरंभ कब हुआ? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। यानी डबल प्रशासन कहां से स्टार्ट हो रहा है? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही द्वैध शासन की शुरुआत होती है। डुअल प्रशासन, जिसे डुअल प्रशासन कहा जाता है। इसमें तीसरे पॉइंट में क्या कहा गया? तीसरे पॉइंट में थोड़ा क्लियर कीजिएगा। इसने कहा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसने जितने भारत के क्षेत्र को, जितना भारत के क्षेत्र को जितना अपने कब्जे में ले लिया है,
इसके कहने का मतलब यह है कि भारत में जिस क्षेत्र को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कब्जे में ले रखा है, यानी उसके अधीन हो गया है, इस क्षेत्र को अब क्या कहा जाएगा? इस क्षेत्र को अब कहा जाएगा ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र। ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा जाएगा। देखिए, यानी कहने का मतलब इन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि ऐसा है जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जितना कब्जा कर ली है, जितने क्षेत्र पे, जितने एरिया पे उसकी हुकूमत है, उसने अपनी सत्ता जमा ली है, इसको अब ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा जाएगा। यानी ब्रिटिश द्वारा कब्जा किया गया क्षेत्र कहा जाएगा, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया गया कब्जा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ब्रिटिश द्वारा किया गया क्षेत्र। यानी ब्रिटिश ने इस जगह को अपने कब्जे में ले रखा है, या इसीलिए कहा गया ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र। अब क्या कहा जाएगा? ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा जाएगा। तो ये कब कहा गया? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में ही कहा गया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्र होगा, जो भारत में जितने क्षेत्र को कब्जा कर रखी है, उस क्षेत्र को अब क्या कहा जाएगा? ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा जाएगा। क्लियर? एक पॉइंट और इसमें था, इसमें कहा जा सकता है, इसमें ये कहा जा सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के, EIC जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के, चाहे वो प्रशासनिक मामला हो या ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों एवं प्रशासन, इसके कार्यों एवं प्रशासन पर क्या कर लिया गया? पूर्ण नियंत्रण कर लिया गया। पूर्ण नियंत्रण कर लिया गया। इसके कहने का मतलब यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कार्य एवं इसके प्रशासन का जो भी कार्य था, उसको पूर्ण नियंत्रण किसने कर लिया था? ब्रिटिश ने। यानी जो ब्रिटिश सत्ता चलाने वाले थे, उन्होंने पूरी तरह से पूर्ण नियंत्रण पा लिया था किसपे? ईस्ट इंडिया कंपनी का, चाहे व्यापारिक कार्य हो, चाहे प्रशासनिक कार्य हो, जो भी कार्य हो, इस पे पूर्ण नियंत्रण कब पा लिया था? ब्रिटिशर्स ने 1784 में। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इस तरह से आज का क्लास ओवर होता है।